Hey everyone, this is Simran and welcome back to our YouTube channel Ignu E पाठशाला। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे MCO 1 की यूनिट 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम हर एक सब्जेक्ट के ब्लॉक 1 को यहाँ कवर करते चलेंगे और उसके बाद जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर ऐसी यूनिट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं उन यूनिट्स को भी कवर करेंगे। ठीक है। अब ऐसा करने की वजह ये है कि अभी जब फरवरी में फर्स्ट ईयर के पेपर हुए थे तो मैंने IBO 5 की एक भी वीडियो नहीं प्रोवाइड की हुई थी और वो वजह यही थी कि मेरे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं था। ठीक है। अब स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी अपनी प्रिपरेशन में, तो मुझे लगातार मैसेज कर रहे थे, मेल भी कर रहे थे कि मैम हम लोग कहाँ से आपके वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। जब मैंने प्रोवाइड ही नहीं किया तो मैं क्या ही बताऊँ कि कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही थी, इसीलिए मैंने 2 दिन के अंदर 4 वीडियोस बैक टू बैक प्रोवाइड करी थी जिनसे अराउंड 35 to 40 मार्क्स का पेपर भी आ गया था। तो मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग की भी ऐसी ही सिचुएशन हो जाए, तो इसीलिए यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के फर्स्ट ब्लॉक को कवर कर लेंगे, उसके बाद जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या यूनिट्स रहेंगे उनको ज़रूर कवर कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देर के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऑलरेडी आपने अपने 11th 12th और ग्रेजुएशन लेवल पर भी पढ़ा होगा। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करी जाए तो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है जहाँ पर लोग इकट्ठा किस लिए होते हैं कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए, राइट। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें स्पेसिफिक गोल या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की, तो दो पर्सपेक्टिव में हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं इंडिविजुअल गोल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव की, और दूसरी हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की। ठीक। अब अगर हम बात करें इंडिविजुअल गोल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव की, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करते हैं। वो इंडिविजुअल किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना ज़्यादा मोटिवेटेड है, अपने पीयर ग्रुप के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेशन कैसा है, किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहा है, कंपनी के लिए कितना अच्छा काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना लॉयल है। ये सब चीज़ें क्या आ जाती हैं, आपके इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में आ जाती है, इंडिविजुअल गोल में आ जाती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल गोल या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की, तो ये क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल के जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी आ जाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जब ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, वो होता है आपका मैनेजर। एक तरह से कह सकते हैं कि ये मैनेजर हमारा सेंट्रल रोल परफॉर्म करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि जितनी भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग होती है वो सब कौन मैनेज करता है, मैनेजर ही करता है। किस तरीके से आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो किस तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगे, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, किस तरीके से हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, किस तरीके से इंडिविजुअल अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे, इन सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट कौन करता है, मैनेजर करता है। तो मैनेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल फॉर्म के अंदर ही ऑर्गेनाइजेशन में सारे टास्क को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप लोग 4 फ्रेंड्स हैं और आपने सोचा चलो एक ऑर्गेनाइजेशन खोल लेते और वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही खोल लिया आप लोगों ने, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। आपको ग्रुप ऑफ मेंबर्स चाहिए, आपके पास एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए कि आप किस लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को ओपन करना चाहते हैं, किस लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, क्या आपका मोटिव है, आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं ना। तो ये इन सब पॉइंट्स को हमें कंसिडर करना पड़ता है, उसके बाद ही कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में होता है। और दूसरी चीज़ ये कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल टास्क होते हैं वो कैसे होते हैं, कंटिन्यूस इन नेचर होते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। ठीक है। So organization may be studied from two perspective, that is micro and macro. तो अभी मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव, यही आपका माइक्रो एंड मैक्रो लेवल कहलाता है।
माइक्रो मतलब जिसमें आप मिनिमम लेवल पे मतलब छोटे लेवल पर बात कर रहे हैं। छोटे लेवल पर क्या होगा आपका इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव और मैक्रो लेवल पे आपके ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव की बात होती है। ठीक है, सो इन माइक्रो पर्सपेक्टिव द फोकस ऑफ द स्टडी इज ऑन individual human being. It concerns itself with each individual's psychological makeup, his interaction with other individuals and groups, variables that determine how a person is likely to react in a given situation. So micro view also concerns itself with how an individual learns, what motivates him, and what kind of leadership strategies might produce the behavior of the leader wants. ठीक है, तो अगर हम माइक्रो लेवल पर बात करें या फिर कह सकते हैं कि इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से बात करें तो हम ये भी देखते हैं कि सामने वाला पर्सन कितना ज़्यादा मोटिवेटेड है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं या नहीं। जिस तरीके से हमारा मैनेजर चाह रहा है उस तरीके से वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपनी को या फिर जो हमारा टीम है उसको लीड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ रही है तो उसको किस तरीके से हैंडल कर रहा है, अग्रेसिव तो नहीं हो रहा है, पेशेंटली काम कर पा रहा है नहीं। तो हर एक पर्सपेक्टिव को यहाँ पर जज किया जाता है लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर। ठीक है, so this micro view of individuals in organization is recognized as a discipline called organizational behavior. नेक्स्ट अगर बात करें हम मैक्रो व्यू कंसिडर्स ऑर्गेनाइजेशन एज द यूनिट ऑफ एनालिसिस इन प्लेस ऑफ एन इंडिविजुअल। तुम यहाँ पर किसको कंसिडर करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को ही एक पूरी यूनिट यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो इट इज कंसर्न्ड विद organizational goals, organization structures, technologies used in organization and how organization interacts with the environment. तो हम यहाँ पर बेसिकली किसकी बात करते हैं, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, उसके गोल्स, उसके स्ट्रक्चर, कैसी टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहा है और किस तरीके से एनवायरनमेंट के साथ वो इंटरैक्ट कर पा रहा है। ठीक है, सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और कौन से दो पर्सपेक्टिव की यहाँ पर बात की जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने पीछे डिस्कस किया एक तरीके से उसकी मीनिंग और ओवरव्यू लिया था। यहाँ पर हम बात करेंगे डेफिनेशंस की। अब एक चीज़ याद रखिएगा, आपके पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं 20 मार्क्स के, उसमें आपको डेफिनेशन मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, और अगर आपको एक डेफिनेशन याद है तो एक मेंशन कर दिए, लेकिन कोशिश करिए एटलीस्ट आप 2 डेफिनेशंस को यहाँ पर याद रखें। इसलिए मैं अपनी स्लाइड्स में भी 2 डेफिनेशन तो ज़रूर से मेंशन कर देती हूँ ताकि आप इजीली एग्जाम में अपने आंसर्स लिख सके, क्योंकि आपको अपनी बुक से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लुइस ए एलन, ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द process of identifying and grouping the work to be performed, defining and delegating responsibility and authority, and establishing relationship for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objectives. So Lewis A. Allen के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बेसिकली हमारा एक ग्रुप है जिसके थ्रू हम वर्क परफॉर्म करते हैं, अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं और एक प्रॉपर रिलेशनशिप सेटअप करते हैं ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है हम उसको इजीली अचीव कर पाएं। है ना, सिंपल सा डेफिनेशन हमारी यही कह रही है जो हमने पीछे डिस्कस भी किया था। लेकिन जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो किसी ऑथर, किसी राइटर ने दी है, तो उन्होंने जिस तरीके से दी है हमको पेपर में उसी तरीके से लिखनी भी चाहिए। अब डेफिनेशन सबको याद हो नहीं पाती है, मुझे भी पता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है की पॉइंट्स याद रखना। की पॉइंट्स याद रखिए, मेन वर्ड्स याद रखिए, तो डेफिनेशन आप खुद भी इजीली फॉर्म कर सकते हैं। अब मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से किया जाए। देखिए यहाँ पर जो इनके मेन वर्ड्स उस पर ध्यान दीजिए। इन्होंने क्या बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक हमारा प्रोसेस है। ठीक है, किस चीज़ का प्रोसेस है, ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म। ठीक है, हमें पहले आइडेंटिफाई करना है और जो भी हमें टास्क परफॉर्म करना है उसका क्या बनाना होगा, ग्रुप बनाना होगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया एक की पॉइंट, ये हो गया हमारा दूसरा की पॉइंट। ठीक है, तीसरा है डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। ठीक है, तो जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारी अथॉरिटी है, हमें यहाँ पर सबसे पहले उसे डिफाइन करना है और उसके बाद उसको डेलीगेट करना है, ट्रांसफ़र करना है। क्योंकि मैनेजर के लिए इतना पॉसिबल तो होगा नहीं कि वो हर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में खुद से काम कर सके, है ना। उनको क्या चाहिए, इंडिविजुअल्स चाहिए जो
काम कर पाएं, तो उनको खुद भी तो डेलीगेट करनी पड़ेगी ना कुछ अथॉरिटीज, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ताकि वो इजीली और इफेक्टिवली वर्क को परफॉर्म कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट की पॉइंट है हमारा एंड एस्टैब्लिशिंग relationship for the purpose of enabling people to work most effectively together, ठीक है, in accomplishing objectives। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पर अकम्प्लिश करना, उसको अचीव करना। ठीक है, तो डेफिनेशन को अगर आप स्टेटमेंट वाइज ना याद करके, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अगर आप पॉइंट वाइज याद करेंगे ना, तो आपको डेफिनेशन अच्छे से याद हो जाएगी, जैसे यहाँ पर एक तरीके से दी हुई है। हालांकि यहाँ पर जो डेफिनेशन दी है उसको थोड़ा सा डिफाइन किया गया है, लेकिन अगर आप इस डेफिनेशन को याद करना चाहें तो इसी तरीके से पॉइंट्स बना लेंगे तो याद हो जाएगी, लेकिन स्टेटमेंट वाइज याद करेंगे ना तो थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हिक्स के अकॉर्डिंग। सो हिक्स डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस इन विच पर्सन्स इंटरैक्ट फॉर द ऑब्जेक्टिव। तो इन्होंने भी सिंपल सा ये कहा कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसमें लोग इंटरैक्ट करते हैं, किस लिए, एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक, so this description indicates 5 facts that are common to organization। तो इतनी सी definition में कुछ ऐसे 5 facts के बारे में बात की गई है जो हर एक organization में applicable होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि that organization always include person। सीधी बात है कि कोई भी organization बिना ह्यूमन बीइंग के पॉसिबल नहीं है। आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना दीजिए, कितना भी अच्छा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कितना भी अच्छा आपने इंटीरियर डेकोरेशन करवाया हो, कितनी भी अच्छी मेंटेनेंस हो, सारी फैसिलिटीज़ हो, लेकिन अगर वहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, इंडिविजुअल्स नहीं है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहलाएगा। राइट, तो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले ज़रूरी क्या है, लोग, पर्सन्स ज़रूरी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दीज पर्सन्स आर इन्वॉल्व विद वन अनदर इन सम वे। ऑब्वियस सी बात है कि हम जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। तो हम कोऑर्डिनेशन किससे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है अपने पीर ग्रुप से करेंगे, या हो सकता है एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करे, है ना। तो कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं हर एक पर्सन दूसरे पर्सन से लिंक्ड होता ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द इंटरैक्शन अमंग पर्सन्स कैन ऑलवेज बी ऑर्डर्ड और डिस्क्राइब्ड बाय सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये अभी हमने डिस्कस भी किया था कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस कहलाता है। वो स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस इसीलिए कहलाता है क्योंकि जितने भी पर्सन या इंडिविजुअल्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, लेकिन वो भी एक प्रॉपर ऑर्डर स्ट्रक्चर में होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई लो लेवल मैनेजमेंट का पर्सन है, ठीक है, वो ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली हाई लेवल मैनेजमेंट पर्सन के पास चला जाएगा और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको रखेगा, नहीं। पहले वो क्या करेगा, मिडिल लेवल के पास जाएगा, मिडिल लेवल अगर उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर पाता है, वेल एंड गुड, वो क्या करेगा, फिर आगे अपने टॉप लेवल तक बात पहुंचाएगा, है ना। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर सीक्वेंस में ही यहाँ पर काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ईच पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू मीट पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आल्सो थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। ठीक है, तो अभी हमने ये डिस्कस भी किया था कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम दो पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, माइक्रो पर्सपेक्टिव एंड मैक्रो पर्सपेक्टिव। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी इंक्लूड हो जाते हैं और ईजिली हम उनको भी अचीव कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दीज इंटरैक्शंस कैन आल्सो हेल्प इन अचीव compatible joint objective that is organizational objective and personal objectives। ठीक है, सो आई होप डेफिनेशंस भी क्लियर हो गई होंगी और जिस तरीके से बताया है उस तरीके से याद रखने की कोशिश करिएगा तो आपको डेफिनेशन हमेशा याद रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आई गेस आपकी बुक में फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया नहीं है, लेकिन मैंने कुछ प्रीवियस ईयर पेपर देखे तो उसमें फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछा था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है ताकि अगर फ्यूचर में आपके पास भी ये क्वेश्चन आए, आप लोग को भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली उसको पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर सकें। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम क्वेश्चन से फेमिलियर नहीं होते हैं या फिर टॉपिक से फेमिलियर नहीं होते हैं तो वहाँ पर हम क्या कोशिश करते हैं कि हम पैराग्राफ में लिखते हैं। ठीक है, अब पैराग्राफ में लिखेंगे तो एग्जामिनर पास भी इतना टाइम तो होता नहीं कि आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ेगा, भले आपने बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा हो। ठीक, तो कोशिश करिएगा एग्जाम में पॉइंट्स में चीज़ें ज़्यादा लिखिएगा और पॉइंट्स को हमेशा एलैबोरेट ज़रूर करिएगा। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा
identifiable aggregation of human beings. So organization is an identifiable aggregation of human beings. The identification is possible because human group is not merely a number of persons collected at random. So इस पॉइंट का बेसिकली मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे इंडिविजुअल्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो आइडेंटिफिएबल होते हैं. मतलब कि ऐसा नहीं होता है कोई भी एक रैंडम पर्सन को हम ले आए और हमने उससे कहा कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे. नहीं, क्योंकि हम क्या करते हैं उनकी कैपेबिलिटीज को, उनकी एबिलिटीज को चेक करते हैं, उनके एक्सपीरियंस को चेक करते हैं, उसके बाद ही हम उनको ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाते हैं, है ना. तो कोई भी रैंडम पर्सन यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं बनता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा deliberate and conscious creation. So organization is a deliberately and consciously created human group. It implies that relationship between organization and its member is contractual. तो जो हमारा organization है वो deliberately और consciously create किया जाता है ना. कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है, कोई एक मोटिव होता है, और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन इसमें जो हमारे मेंबर्स हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो कॉन्ट्रैक्चुअल होती है. मतलब कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव हमने अचीव कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है. तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो भी हमें ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर अचीव करने हैं उस टाइम वो जो रिलेशनशिप रहती है वो ऑब्वियस सी बात है कॉन्ट्रैक्चुअली रहेगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बाद हमारे टारगेट्स चेंज हो जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्पसिव क्रिएशन. तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है हम किसी पर्पस के लिए ही बनाते हैं, हमारा कुछ मोटिव होता है, कुछ विजन होता है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया जाता है. ठीक. सो द ऑर्गेनाइजेशन इज अ पर्पस क्रिएशन, दैट इज all the organization have some objectives or set of objectives. The objectives are mutually agreed upon by the members of the group. ठीक है. I hope यहाँ तक समझ में आया होगा. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. अब नेक्स्ट पॉइंट है इसी में कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज. देखिए जब भी हम यहाँ पर ह्यूमन ग्रुप की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन हमारा हमेशा आएगा, राइट. क्योंकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल परसेप्शन चेंज होता है, उनका एटीट्यूड अलग होता है, वर्किंग स्टाइल सबका अलग होता है. तो हमें क्या करना पड़ता है, इन सारे लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाने की जरूरत होती है, तभी हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पर अचीव कर सकते हैं. ठीक है. सो इन द ऑर्गेनाइजेशन there is a coordination of closely relevant activities of the members. The coordination is necessary because all the members contribute to the commonly agreed goals. ठीक है. क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल का ऑब्जेक्टिव जो रहता है वही हमारे इंडिविजुअल्स का भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्वियस बात है. और जब सबने अग्री किया है तो सबको कोऑर्डिनेट करके ही यहाँ पर टास्क को परफॉर्म करना होगा. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा स्ट्रक्चर. तो अभी स्ट्रक्चर की बात हमने काफी ज्यादा करी ली कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग काम करता है. जो भी हमारे इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन में टास्क को परफॉर्म करते हैं वो भी एक सेट पैटर्न, एक सेट ऑर्डर, एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही करते हैं. ठीक है. आई होप फीचर्स क्लियर हो गए होंगे. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देखिए ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली हम किसकी बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स बात करते हैं, है ना. क्योंकि अगर हमें कोई ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो उसके लिए हमें इंडिविजुअल्स चाहिए. अब जब इंडिविजुअल्स चाहिए तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप भी सेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्रॉपर रिलेशनशिप सेट होगा तभी कोऑर्डिनेशन होगा और तभी हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे. तो ये रिलेशनशिप हमारा किसके किसके बीच में होना चाहिए. सबसे पहले वर्कर्स का वर्कर्स के बीच में रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए. मतलब कि आपका जो पीयर ग्रुप है आपका उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए. ठीक है. आपका आपके मैनेजर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए और जो मैनेजर्स हैं उनके मैनेजर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए. इसको इस तरीके से समझिए कि जो आपके वर्कर्स होते हैं, जो आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, उनका आपस में एक रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए. ठीक. जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो लोग हैं, जैसे कि जो वर्कर्स के जो मैनेजर्स हैं उनके साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए. और मिडिल लेवल और जो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए. ठीक है. सबसे पहला पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंस में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब हम ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई टास्क को परफॉर्म करना चाहते हैं
तो जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनका हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए, बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहिए। कुछ भी ऐसा ना हो जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे वेस्ट हो। ठीक है, अब रिसोर्सेज का अगर हम बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो स्किल्ड होने चाहिए। ठीक है, उनके पास नॉलेज होनी चाहिए, किस तरीके से नॉलेज को अप्लाई करना है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ नॉलेज होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उसको किस तरीके से अप्लाई करना वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक, सो इट इंश्योर्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बोथ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज आर पुट बेस्ट पॉसिबल यूज, वेस्टेज आर मिनिमाइज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन। तो अभी हमने पीछे डिस्कस ही किया था। It facilitates coordination. The activities of the various individuals and departments are combined together to accomplish a company goal. Different department works in close harmony with each other. ठीक है, so I hope आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैसिलिटेट्स इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब जब हम रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे, डिपार्टमेंट से बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट होगा वो इफेक्टिव होगा और हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी इजीली अचीव कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोटिवेट पर्सनल। सो अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन अवॉइड्स कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शंस, and as such employees are motivated to produce better results. So this is mainly because of good relations existing between the superiors and the subordinates in the ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्दी एनवायरनमेंट है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है, मैनेजमेंट भी आपका इफेक्टिव है, सीनियर्स और सबऑर्डिनेट के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप सेट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके जो पर्सनल्स हैं, आपके जो इंडिविजुअल्स हैं, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड भी रहेंगे और इजीली अपने टारगेट्स को भी यहाँ पर अचीव कर लेंगे। और जब मोटिवेटेड रहता है कोई पर्सन तो उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो भी एनहांस करती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैसिलिटेट्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखिए, अभी मैंने आपको ये बताया था कि जो मैनेजर होता है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रल रोल प्ले करता है, राइट। सेंट्रल रोल प्ले करता है, इसका मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये मतलब तो नहीं है कि जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में टास्क परफॉर्म किए जाएंगे वो मैनेजर करेगा, नहीं। इसीलिए इंडिविजुअल्स को हायर किया जाता है, उनको डिफरेंट डेजिग्नेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि जो हमारा टास्क है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम क्या कर सकें, उसको डेलीगेट कर सके, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हम उनको डेलीगेट कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके, डिसेंट्रलाइज कर सके, ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हम इजीली यहाँ पर अचीव कर पाए, क्योंकि मैनेजर के लिए अकेले पॉसिबल नहीं है कि वो पूरे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर ले। ठीक है, सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इनेबल्स पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क effectively and efficiently. A good organization structure enables the superior to delegate authority to the subordinates. तो यहाँ पर जो भी आपके superiors होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं। डेलीगेट मतलब क्या होता है, ट्रांसफर कर देना। ठीक, the superior are in a position to delegate the proper degree of authority to the right subordinate. Without proper delegation, it would not be possible to conduct the activities of the organization smoothly and quickly. क्योंकि आप खुद ही ये बात सोचिए कि अगर मान लेते हैं ये एक कोई सुपीरियर है, अगर इन्होंने कहा कि मैं कोई भी अथॉरिटी को यहाँ पर डेलीगेट नहीं करूंगा, इसका मतलब क्या है कि सारे टास्क यही परफॉर्म करेंगे, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कोशिश की, सेंट्रलाइज रखने की कोशिश करी। ठीक है, अब इनको टास्क परफॉर्म करने में टाइम लगेगा, उसके इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगेगा, तो हम जो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं उनको अचीव करने में भी टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम अपनी अथॉरिटी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट कर देते हैं टू द राइट सबऑर्डिनेट, तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज हैं वो स्मूथली और क्विकली परफॉर्म की जा सकती है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या हैं और ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या है और किन लोगों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट इज फंक्शनल एज वेल एज इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। तो मैनेजमेंट हमारा फंक्शनल एक्सरसाइज तो है ही, साथ में वो इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज भी है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल्स इसको समझते हैं। सपोज मैं अपने चैनल का एक एग्जाम्पल लूँ, तो मुझे ये नीड रियलाइज हुई थी कि स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा दिक्कत होती है एमकॉम कोर्स पढ़ने में, तो मुझे ये स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, प्लानिंग की, रिसर्च की, ठीक है, काफी कुछ इस जगह देखा कि किस तरीके से आपके जो रिसोर्सेज है वो अवेलेबल हैं, स्टूडेंट्स को कहाँ पर दिक्कत आ रही है, और उसके अकॉर्डिंग मैंने चैनल स्टार्ट किया। ठीक, तो यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या किया, कुछ फंक्शंस परफॉर्म किए। ठीक, अब क्या सिर्फ चैनल स्टार्ट कर देना काफी है, उसमें मुझे क्या करना है, सेशंस भी प्रोवाइड करने हैं, नॉलेज भी प्रोवाइड करनी है, तो कहीं ना कहीं मेरा जो इंटेलेक्ट है, जो मेरा दिमाग है, वो इस्तेमाल होगा ना। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है हमारा, फंक्शनल भी है एज वेल एज इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज भी है। अब इसको अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, तो जो हमारा मैनेजर होता है, ठीक है, जो हमारा मैनेजर होता है वो फंक्शंस और आपकी इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज दोनों ही परफॉर्म करता है। फंक्शंस जैसे आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, राइट। तो इन सब को कौन परफॉर्म करता है, इन फंक्शंस को, आपका मैनेजर, राइट, क्योंकि वो क्या रहता है, आपका टॉप अथॉरिटी रहता है। तो प्लानिंग कौन करेगा, मैनेजर ही करेगा। प्लानिंग करने के लिए अगर हमको कोई स्ट्रैटेजी को फॉर्म करना है, मान लेते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है और मार्केट में ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं, तो हमें कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करना पड़ेगा, कुछ नई चीजों को प्लान आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, अपने इंटेलेक्ट का यूज करना पड़ेगा, राइट। तो मैनेजमेंट क्या है हमारा, फंक्शनल भी है एज वेल एज इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज भी है। ठीक, so it is a process to coordinate different functions to achieve the predetermined goals of the organization. Management has to be learnt as a discipline, and management denotes the personnel in authority who think and control. So it gives birth to an organization through planning and continues to exist with the organization to keep it alive through control mechanism. ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो मैनेजमेंट क्या है हमारा, इज अ सेंट्रल डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एजेंसी वेयर कलेक्टिव एफर्ट्स आर नीडेड, है ना। कलेक्टिव एफर्ट्स की नीड पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हाथ में नहीं होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर ले, तो इसीलिए यहाँ पर टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, so collective efforts are needed to achieve the objectives through mutual cooperation of different groups of people engaged in an organization. So the concept of management leads us to conceive that management is a process. Managers are an integral part of the organization, and management is a body of knowledge about the activity of managing. तो मैनेजर का हमारे की रोल रहता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, और जो हमारी मैनेजमेंट बॉडी है वो एक तरीके से कह सकते हैं जो भी हमारी एक्टिविटीज होती है उनको परफॉर्म करने में हेल्प करती है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा ये। सो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन के बारे में। सो अकॉर्डिंग टू कोन्स, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स. It is the art of creating an environment in which people can perform as individuals and yet cooperate towards the attainment of group goals. It is the art of removing blocks to such performance, a way of optimizing efficiency in reaching goals. तो यहाँ पर अगर आप इनकी डेफिनेशन का एनालाइज करें तो इन्होंने मैनेजमेंट को एक आर्ट की तरह माना है। ठीक है, और उन्होंने बोला है कि मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है, जहाँ पर हम लोगों से काम करवाएं लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप फॉर्म के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बोला है इट इज आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट इन विच पीपल कैन परफॉर्म एज इंडिविजुअल्स, मतलब कि जो लोग हैं वो इंडिविजुअली अपनी परफॉर्मेंस दें लेकिन उसके साथ साथ वो कोऑपरेट भी करें ताकि वो ग्रुप गोल्स को भी यहाँ पर इजीली अचीव कर पाए। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो आर्ट की तरह यहाँ पर काम करता है। कैसे, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं जिनकी वजह से हम अपने टास्क को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, मैनेजमेंट के थ्रू वो सब रिमूव हो जाते हैं और हम अपने गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं। ठीक है,
So in the recent era, management has emerged as a prominent profession as management fulfills the following characteristics of a profession. सबसे पहला पॉइंट है हमारा, मैनेजमेंट इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज. ऑब्वियस सी बात है कि मैनेजमेंट क्या है, हमारी बॉडी ऑफ नॉलेज है. बिना नॉलेज के तो ऑब्वियस सी बात है ना हम प्लानिंग कर पाएंगे, ना ऑर्गेनाइजिंग, ना डायरेक्टिंग, ना कंट्रोलिंग. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा, देयर इज अ फॉर्मल टीचिंग ऑफ दैट नॉलेज. ठीक है, सही बात है, क्योंकि मैंने आपसे ऑर्गेनाइजेशन की बात करी तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है. ठीक है. और मैनेजमेंट में क्या बोला गया कि जब हम किसी भी पर्सन से यहाँ पर कोई टास्क परफॉर्म करवाते तो एक फॉर्मलाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के अकॉर्डिंग ही करवाया जाता है. ऐसा नहीं होता है कि किसी भी पर्सन से कोई भी काम करवा लिया जाए, नहीं. जिस पर्सन को जिस चीज के लिए अपॉइंट किया गया है, जो अथॉरिटीज उसको डेलीगेट की गई हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको दी गई हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको टास्क भी देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन एंड बॉडी ऑफ मेंबर्स इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट. सो जो हमारा मैनेजमेंट होता है उसमें काफी हमारे रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशंस होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं बॉडी ऑफ मेंबर्स भी होते हैं. रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन मतलब कि जो इस पर्टिकुलर एसोसिएशन को आपके रिप्रेजेंट कर रहे हो. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देयर आर एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट एनफोर्स्ड बाय द प्रोफेशन. ठीक है. जब भी हम कोई बिजनेस परफॉर्म करते हैं या फिर एक बिजनेस में हमेशा एथिक्स की बात होती है, कोड ऑफ कंडक्ट की बात होती है, राइट. तो यहाँ पर भी सिमिलरली वही चीज कह रहा है कि जो भी हम यहाँ पर प्रोफेशन परफॉर्म करें या जो भी हम मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, जिस तरीके से हम अपने एम्प्लॉयज को मैनेज कर रहे हैं या फिर हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, वो एक एथिकल स्टैंडर्ड के अंदर होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर होना चाहिए. ऐसा कुछ भी ना करें जिससे हमारी सोसाइटी, हमारे एनवायरनमेंट को हार्म हो, या फिर जो हमारे एम्प्लॉयज हैं या फिर जो हमारे एम्प्लॉयर हो उसको कुछ हार्म हो. ठीक है. लास्ट पॉइंट है इसमें, देयर इज प्रोविजन ऑफ सुटेबल रेम्यूनरेशन टू द मेंबर्स इन द सर्विस ऑफ मैनेजमेंट. तो ये देखिए बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, चाहे मैनेजमेंट की बात करें, चाहे आपके ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जिनको भी आपने हायर किया, जो भी इंडिविजुअल्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको उन्हें पे करना पड़ेगा, उन्हें रेम्यूनरेशन यहाँ प्रोवाइड करना पड़ेगा. ठीक है. आई होप इतना क्लियर हो गया होगा. अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की. अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आपके पेपर में पूछा जाता है. इससे पहले भी जो हमने टॉपिक्स डिस्कस करे हैं वो भी पूछे जाते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिकली नहीं पूछे जाते हैं. जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस लिखते हैं तो वो पॉइंट्स आपको काफी ज्यादा हेल्प करते हैं आपके आंसर्स को इलैबोरेट करने में. ठीक है. तो उन सब चीजों को जरूर पढ़ के जाइएगा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है. अब बात करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की. तो ये आपने अपने जूनियर लेवल पे ही पढ़ा है, मतलब आपने 11th 12th और ग्रेजुएशन लेवल पर भी पढ़ा होगा. 3 टाइप के मैनेजमेंट की बात होती है. एक होता है हमारा टॉप मैनेजमेंट, दूसरा होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और तीसरा होता है हमारा सुपरवाइजरी है, जिसे हम जूनियर लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं. ठीक है. सो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को ब्रीफली समझेंगे, बाकी इसका जो डिटेल डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ठीक है. सो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर अपर लेवल मैनेजमेंट की, तो इनके फंक्शन क्या होता है, बेसिकली लॉन्ग टर्म गोल्स को यहाँ पर सेट करना. ठीक है. अब लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे आपको किस तरीके से आगे प्लान आउट करना है, क्या स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना, अगर प्रोडक्ट में कोई चेंजेस लाने हैं, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, ये सब काम कौन करता है, आपका अपर लेवल मैनेजमेंट करता है. इसमें कौन कौन आ जाते हैं, जैसे आपके सीईओ हैं, सीएफओ हैं, सीओ है, वीपी है, ये सब आपके किसमें आते हैं, अपर मैनेजमेंट के अंदर आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट. अब यहाँ पर क्या हुआ, गोल्स को फॉर्म किया गया, गोल्स को यहाँ पर बनाया गया. ठीक. अब मिडिल लेवल का क्या काम होता है कि इन गोल्स और प्लान्स को इंटरप्रेट करना और किस तरीके से इनको एक्शन में लाना है वो देखना. ठीक है. तो यहाँ पर आपके जैसे रीजनल या प्लांट मैनेजर हैं, इस तरीके की जॉब यहाँ पर परफॉर्म की जाती है. मतलब यहाँ पर रीजनल या प्लांट मैनेजर आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं. ठीक. नेक्स्ट बात करें हम लोअर लेवल मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर क्या हुआ, गोल्स को फॉर्म किया गया, फिर यहाँ पर गोल्स को इंटरप्रेट किया, किस तरीके से एक्शन लेना है वो देखा गया, और यहाँ पर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो गया जो भी चीजों को प्लान आउट किया गया था अपर मैनेजमेंट द्वारा. ठीक है. अब इसमें जॉब्स कैसे आ जाएंगी, जैसे आपका टीम लीडर हो गया, असिस्टेंट मैनेजर है, फोरमैन है, और आपका शिफ्ट मैनेजर है. ठीक है. अब आ जाते हैं हम इस पर्टिकुलर डायग्राम की तरफ. तो यहाँ पर देखें तो आपकी जो अथॉरिटी है वो क्या हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है,
और जो अकाउंटेबिलिटी है वो क्या हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है, अपर मैनेजमेंट है, वो क्या करता है, अथॉरिटीज को डेलीगेट करता है किसे, मिडिल मैनेजमेंट को। मिडिल मैनेजमेंट क्या करता है, अपनी अथॉरिटीज को डेलीगेट करता है किसे, लोअर मैनेजमेंट को। इसलिए अथॉरिटीज हमारी टॉप टू बॉटम आ रही है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन जो हमारी अकाउंटेबिलिटी है वो कैसे जा रही है, डाउन टू अप जा रही है। मतलब कि यहाँ पर अगर कोई टास्क परफॉर्म किया गया तो उसके लिए आंसरेबल या अकाउंटेबल कौन होगा, ये होंगे। ठीक, फिर उसके बाद अगर यहाँ पर कोई टास्क परफॉर्म किया गया तो उसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा, आप किसको अकाउंटेबल होंगे, अपने अपर मैनेजमेंट को। तो इसीलिए अकाउंटेबिलिटी कैसे जाएगी हमारी, डाउन टू अप। ठीक, और अकाउंटेबिलिटी कैसे जाएगी, टॉप टू डाउन। ठीक है, डाउन टू टॉप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो भी आपको सही लगे। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको इन शॉर्ट फंक्शंस बता दिए कि अपर मैनेजमेंट के क्या फंक्शन होते हैं, मिडिल मैनेजमेंट के क्या होते हैं और लोअर लेवल मैनेजमेंट के क्या होते हैं। हालांकि इनके फंक्शंस को काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अगर यहीं पे बात करें तो आपके जॉब्स क्या क्या हो जाती हैं, या फिर अपर मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, जैसे आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, चेयरमैन है, जनरल मैनेजर है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करें, जैसे परचेज मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, डिविजनल हेड्स हैं, ये सब कौन है आपके मिडिल मैनेजमेंट में है। और सुपरवाइजरी लेवल या फिर जिसको हम लोअर लेवल मैनेजमेंट कहते हैं, उसमें आपके सुपरवाइजर, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों ही डायग्राम्स को याद रखिएगा, क्योंकि एक में आपको बता रहा है कि किस तरीके की जॉब्स रहती हैं किस किस लेवल पर, और एक में आपको इन शॉर्ट फंक्शंस बता रहा है। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और इस पर्टिकुलर यूनिट को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक्स भी दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।